पखांजूर में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। पल्सर में सवार 2 युवकों ने उनकी कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए थे। इसके बाद बहुत जबरदस्त वहां पर भाजपा के नेताओं द्वारा बंद का भी आयोजन किया गया था। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई तरह के दबाव डाले गए थे और आज कांकेर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा खुलासा करते हुए 11 आरोपियों की गिरफ्तारी दिखाई है, जबकि एक मुख्य आरोपी जो शूटर है विकास तालुकदार, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना के मास्टरमाइंड 3 लोग हैं, जिसमें से एक है नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विकास पाल। उसके साथ एक और अन्य नाम है जितेंद्र बैरागी। ये 3 जो है घटना के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। इनकी आपसी किसी न किसी कारण की वजह से असीम राय से दुश्मनी थी, कहीं किसी का अवैध निर्माण था, उसको अपने टूट जाने का खतरा था। और जो बप्पा गांगुली है जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष है, उनको इस बात का खतरा था कि असीम राय की वजह से उनकी जो अध्यक्षता है वो जा सकती है। और एक व्यक्तिगत दुश्मनी जितेंद्र बैरागी की भी थी। तीनों ने आपस में सलाह मशवरा किया और असीम राय को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और इसके तहत उन्होंने 7 लाख रुपए में असीम राय की हत्या की सुपारी दी। इसके लिए बाकायदा जितेंद्र बैरागी ने 2 अपने साथी तपन मंडल और सुमित माझी के साथ पूरी प्लानिंग की। इसमें देखा जाए तो सोमेंद्र मंडल एक अन्य साथी है जिसने कि 7 लाख रुपयों का इंतजाम किया, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस के आईजी बस्तर रेंज के जो हैं वो पी सुंदरराज, उप पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव और जो एसपी वहाँ के दिव्यांग पटेल, इन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताई पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। तपन मंडल और सुमित माझी के माध्यम से शार्प शूटर के लिए सुरजीत और रिपन नाम के व्यक्ति से बातचीत की गई और उसमें आखिरकार 3 लोगों का चयन किया गया, जिसमें जयंत, नीलरतन और विकास तालुकदार। इन्होंने जिम्मा लिया कि हाँ हम घटना को अंजाम दे देंगे। उसके बाद विकास तालुकदार अपने एक साथी गोपी दास के साथ पल्सर में सवार होकर के घटना स्थल पर जाता है। उसके पहले 2 लोग रेकी भी करते हैं। रेकी करने की जिम्मेदारी तपन मंडल और सुमित मांझी की थी। और आखिरकार 7 जनवरी को घटना के दिन शाम के लगभग 8 बजे जब असीम राय वहां पर यूनियन के दफ्तर से निकल रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी गोपी दास जो कि ब्लैक कलर की पल्सर में गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे विकास तालुकदार, जिसके पास 7.6 mm की पिस्टल, देसी कट्टा था, पिस्टल थी कहा जाए, और उससे उसने असीम राय की कनपट्टी पे वार किया और उसके बाद घायल अवस्था में असीम राय को ले जाया गया, लेकिन उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये पुलिस ने बताया कि 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ एक आरोपी जो विकास तालुकदार, जो घटना का शार्प शूटर था, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पुलिस की कई टीमें रवाना की गई हैं जिसकी पतासाजी के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि वो भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह देखा जाए 7 जनवरी को हुए हत्याकांड के, बहुचर्चित हत्याकांड जो छत्तीसगढ़ का था, उस पर आखिरकार आज 5 दिनों बाद पुलिस ने उसको हल कर लिया है और 12 में से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 302 और 34 के अलावा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। आरोपियों को जेल दाखिल के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदल दिए गए, सब आपको मालूम है, और नए प्रभारी बने सचिन पायलट कल शाम यानी 11 तारीख की शाम वो रायपुर पहुंचे। कल शाम को भी उन्होंने एक बैठक की, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई राजीव भवन में, जिसमें लोकसभा चुनाव समिति जो छत्तीसगढ़ की है उसके तमाम सदस्यों के साथ सचिन पायलट ने बैठक की और एक रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के अलावा पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्रियों में से रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया जैसे तमाम लोग मौजूद थे और एक ठोस प्लानिंग की गई कि क्योंकि 11 लोकसभा क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, 11 प्रत्याशियों का चयन करना है, तो उसके संदर्भ में पहली रायशुमारी आज राजीव भवन के इस बैठक में की गई। तमाम लोगों ने अपने अपने राय भी दी, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाए क्योंकि अभी पहली बैठक है। निसंदेह 11 प्रत्याशियों को चुनने के लिए कम से कम अभी 2 या 3 बैठकें और लेनी पड़ेंगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि सचिन पायलट, जिनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया है, तो इसलिए उनके लिए उनका जो पहला आगमन था बतौर छत्तीसगढ़ प्रभारी बहुत मायने रखता था। कल शाम को जब स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतरे रायपुर में, उसके बाद से राजीव भवन आते तक उनका बहुत जबरदस्त स्वागत भी किया गया। और आज राजीव भवन में बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी और पिछले महीने हुई जो उनको विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके बावजूद नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का
मुकाबला करेगी और 11 की 11 सीटें जीतेगी। उनसे जब ये सवाल किया गया कि 1 महीने पहले जब कांग्रेस इस बुरी तरह हारी है तो कैसे जीत सकती है, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी एक उपचुनाव हुआ है अभी 5 जनवरी को, और जिसमें राज्य मंत्री बना दिए गए उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको 12,000 मतों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। तो उन्होंने कहा कि जनता के मूड का कोई भरोसा नहीं है, जनता बहुत जागरूक हो गई है और 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव में अपनी जागरूकता का परिचय देगी। इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों पीएल पुनिया कांग्रेस के प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद मार्च के आसपास जो है उस कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाया गया था। पीएल पुनिया के बाद आज लगभग साल भर हो रहे हैं और सचिन पायलट देखा जाता है कि लगभग 12 महीनों के अंतराल में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के तीसरे प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे किस तरह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को पुनर्जीवन देते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने सचिन पायलट के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले साल राजस्थान में 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब उस प्रदेश से सचिन पायलट के लिए छत्तीसगढ़ में क्या कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो ईडी से जुड़ी हुई है कोयला परिवहन मामले को लेकर के। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला परिवहन घोटाला मामले में जिसमें कि आईएएस रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्य चौरसिया लगभग 1 साल से जेल में बंद है और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बताते चलें कि 16 जनवरी तक उनसे पूछताछ का अधिकृत किया गया है अधिकारियों को ईडी के, और आज 12 तारीख है। पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी के अधिकारी इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। उनका जो मुख्य बिंदु है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से वे जानना चाहते हैं कि इस घोटाले में, कोयला परिवहन घोटाले में और कौन कौन से अधिकारी लिप्त हैं या और कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं। कुल मिला के देखा जाए पता ये भी चला है कि ईडी चाहती है कि दोनों अधिकारी सरकारी गवाह बन जाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय ये मामला उजागर हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल की, और ईडी की कार्रवाई के दौरान लगभग 1-1.5 साल पहले ये दोनों अधिकारी ईडी की चपेट में आए और तब से ये रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन दोनों मतलब अधिकारी जो कि खासतौर पे आईएएस रानू साहू और सौम्य चौरसिया, इनसे पूछताछ में ईडी को कितनी सफलता मिलती है। अब एक खबर जो है वो स्कूली शिक्षा जुड़ी हुई है। नए स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। पिछले 10 सालों से छत्तीसगढ़ में ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर बच्चों को पास किया जाता था, लेकिन अभी अभी शिक्षा मंत्री बने बृजमोहन अग्रवाल ने एक घोषणा की कि अब से फिर पुराना सिस्टम लागू किया जाएगा और कक्षा पहली से जो 8वीं तक के बच्चे हैं इनको भी वार्षिक परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर से जो पुराना सिस्टम था उसको लागू किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने एक बात और कही, आपको याद होगा शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि 9वीं कक्षा के सभी वर्ग के विद्यार्थियों को खासतौर पर निःशुल्क साइकिल दी जाएगी और 12वीं कक्षा के छात्रों को पाठ्य पुस्तक निःशुल्क देने की भी निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और निसंदेह शिक्षा मंत्री जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी है, स्कूल शिक्षा मंत्री भी है, बृजमोहन अग्रवाल निसंदेह अपने कामों के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं और एक बार फिर शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ और नया होता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अब 2 खबरें और हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। उसमें से एक खबर यह है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष पांडे जो कि रायपुर जिले के प्रभारी भी हैं, उन्होंने स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद मांगा, मार्गदर्शन भी लिया। और निसंदेह आने वाले समय में मनीष पांडे की जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी में एक नए रूप में नजर आने की संभावना है। आपको बताते चलें कि मनीष पांडे भिलाई के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के सुपुत्र हैं और पिछले लगभग 3 चुनाव में लगातार अपनी सक्रियता उन्होंने चुनावी मैदान में दिखाई है। देखना है कि मनीष पांडे की आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या भूमिका रहती है, खासतौर पर जबकि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। इस मामले में माना जा रहा है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी के द्वारा। अब एक खबर वैशाली नगर से। वैशाली नगर के विधायक जो कि नया लगातार कई नियुक्तियां कर चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने आज 2 नियुक्तियों की और वो है नेहरू नगर जोन में उन्होंने अपने एक विधायक प्रतिनिधि बनाया है, श्रीमती सागरिका पाढ़ी को उन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनाया है। वहीं मदर टेरेसा जोन में उन्होंने छोटे लाल चौधरी को अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया है जो कि मोदी की गारंटी और अन्य जन समस्याओं के निराकरण के लिए पार्षदों और छाया पार्षदों के सहयोग से क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं
न्यूज़ T20। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबरों को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।